जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारत के रक्षा मंत्रालय से आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चाइना पाकिस्तान को लगातार जो फाइटर जेट है वो प्रदान करता जा रहा है और इसके चलते चाइना और पाकिस्तान के तरफ जो थ्रेट है ये लगातार बढ़ती जा रही है और भारतीय वायुसेना दूसरी तरफ घटते स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है। लेकिन अब इस मुद्दे को डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा चिन्हित किया गया है और युद्ध स्तर पर आगे की जो कार्यवाही है उनको करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी को फॉर्म किया गया है, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह सर के अंतर्गत आएगी, जहां पर इस कमेटी का उद्देश्य होगा कि भारतीय वायुसेना की जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है उसको कैसे हम विकसित कर सकते हैं इंडिजिनस रूट से, जहां पर इंडिजिनस डिजाइन, डेवलपमेंट और एक्विजिशन प्रोजेक्ट यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ने एएनआई से बात करते हुए ये कहा कि इस कमेटी को फॉर्म किया गया है जब अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई थी लास्ट मंथ नेशनल कैपिटल में। तो उस दौरान भारतीय वायुसेना की तरफ से एक डिटेल प्रेजेंटेशन रखी गई थी, जहां पर भारतीय वायुसेना ने अपनी जरूरतों को लेकर ब्रीफ किया था। इसके अलावा जो फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट है और जो कैपेबिलिटी गैप क्रिएट हुआ है इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत, उसको भी यहाँ पर चिन्हित किया गया था। और आने वाले भविष्य में रक्षा मंत्रालय यही चाहता है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र टैकल किया जाए और इसके लिए जो ऑफिशियल्स है उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप जो जरूरतें हैं इंडियन एयरफोर्स की उनको सही से चिन्हित करें। आपको बता दें कि इस कमेटी के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के सीनियर ऑफिशियल शामिल हैं। इसके अलावा डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर बी कामत सर और जो भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल टी सिंह सर, वो भी इस कमेटी के मेंबर के तौर पर कार्यरत हैं। अब यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो फाइनेंस है उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया था। कमेटी को लेकर ये माना जा रहा है कि अगले कुछ 2 से 3 महीने में जो डिटेल्ड रिपोर्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने प्रस्तुत की जाएगी, जहां पर भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को सामने रखा जाएगा और उसके बाद रक्षा मंत्रालय उन पर एक एक करके जो बड़े निर्णय हैं वो लेने वाला है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिकता तो फिलहाल तो यही बताई जा रही है कि फाइटर एयरक्राफ्ट की है, जो कि भारतीय वायुसेना में काफी कम होते जा रहे हैं। और पहली बड़ी चीज जो हमें रक्षा मंत्रालय से सुनने को मिल सकती है वो इन्हीं के संदर्भ में सुनने को मिल सकती है। आपको हम बता दें कि इस समय भारत के रक्षा मंत्रालय के ऊपर भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने रक्षा मंत्रालय को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि आप भारतीय वायुसेना की जो कैपेबिलिटी गैप है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते और हमें शीघ्र अतिशीघ्र वो निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे भारतीय वायुसेना एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ सके। और उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि जो आप 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको या तो कंसीडर करिए या फिर दूसरे रास्ते जो है उनको एक्सप्लोर करिए, क्योंकि भारतीय वायुसेना इस समय 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में है और बांग्लादेश भी खुद को तैयार कर रहा है भारत के अगेंस्ट। तो ऐसे में भारत की ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि भारतीय वायुसेना को जो अत्याधुनिक फाइटर्स हैं वो उचित संख्या में मिलते रहे। जैसा कि पूर्व में अनुमान लगाया गया था कि फिलीपींस के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के खरीदने के बाद कुछ और भी जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो इनके तरफ देख सकते हैं और अब ऐसी चीजें होती नजर भी आ रही हैं। दरअसल हमारी अपडेट आ रही है वियतनाम को लेकर। वियतनाम को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वियतनाम और भारत आने वाले 1 से 2 महीने में तकरीबन $700 मिलियन की एक बड़ी डील साइन करने वाले हैं, जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर होने वाली है। इसके लिए जो इनिशियल टेक्नो कमर्शियल डिटेल्स हैं वो शेयर कर दी गई हैं और इस समय जो वियतनाम की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसमें डिस्कशन भी चल रहे हैं। और ये जो ऑर्डर है ये वियतनाम की आर्मी और नौसेना के द्वारा भारत को दिए जा सकते हैं। इसके पहले वियतनाम ने काफी डीपली इस मिसाइल की कैपेबिलिटीज का अध्ययन किया और वो काफी लंबे समय से इच्छुक थे इसको लेकर के कि वो एक उचित संख्या में इन मिसाइल्स को खरीदें। लेकिन फाइनली अगले 1 से 2 महीने में जो डील है ये फाइनलाइज हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वियतनाम की नज़र अब से ब्रह्मोस पे नहीं है, बल्कि अपने जो फाइटर्स हैं रशियन ओरिजिन के, उसमें जो मिसाइल्स यूज़ की जाती हैं रशियन एयर टू एयर मिसाइल्स, उनको रिप्लेस करने के लिए भी जो नज़र है वो भारत के एयरक्राफ्ट पे वियतनाम ने बना रखी हैं, क्योंकि भारत के एयरक्राफ्ट्स में अस्त्र मार्क 1 जैसी मिसाइल्स यूज़ की जाती हैं और वियतनाम भी अपने SU-27 और SU-30 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं इनमें इंडियन अस्त्र मिसाइल को कंसीडर किया जा रहा है, जो कि आउटडेटेड R-77 की तुलना में ज्यादा घातक है। तो एक के बाद एक जो बड़ी डील्स आने वाले भविष्य में साइन होती नजर आएंगी। कावेरी इंजन वो प्रोग्राम है जिसका इंतजार हम सब काफी लंबे समय से कर रहे हैं और इनफैक्ट ये इंजन सही मायने में हमें आत्मनिर्भरता प्रदान करने में बहुत बड़ी मदद करने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनकी टेस्टिंग को हम होता कब देखेंगे। तो हम प्रतिष्ठित न्यूज संस्थान IDRW की अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट ने ऑलरेडी जो इन फ्लाइट टेस्टिंग क्लियरेंस है कावेरी इंजन को
वो दे दी है, या यूं कह ले गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट ने अनाउंस किया है कि इन इंजन को इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है। और ये एक बड़ा मूवमेंट है, जिसका सीधा मतलब ये है कि 1980 के दशक से हम जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, वो चीज़ें अब प्रैक्टिकली होने वाली हैं। ये इंजन बेसिकली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर करने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव हुए कि सही समय पर इनको डीआरडीओ के द्वारा तैयार नहीं किया जा सका, और 2007 से 8 के बीच में इसको तेजस प्रोग्राम से डीलिंक कर दिया गया। और 2011 के आसपास एक ऐसा समय भी आया था जब कावेरी इंजन के भविष्य पे ही सवाल उठने लगे थे, लेकिन गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट हार मानने वालों में से नहीं है बिल्कुल भी। और उन्होंने अथक परिश्रम के बाद आज लगभग वो स्थिति पर वो आ चुके हैं जहां पर इसकी इन फ्लाइट टेस्टिंग हो सकती है। हालांकि ये इंजन तेजस में यूज किया जाएगा या नहीं, इस पर तो हम कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते, क्योंकि मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन में तेजस में इसका इस्तेमाल किया जाना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। लेकिन घातक जैसे जो प्लेटफॉर्म है हमारे, उनमें इन इंजन को हम सुगमतापूर्वक यूज कर पाएंगे। और इसी उद्देश्य के साथ फिलहाल अभी ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। और ये इंजन अभी तकरीबन 49 से लेकर 50 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के लगने के बाद ये 73 से लेकर 75 न्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम होगा। और आपको बता दें कि इसके पहले सैफरॉन ऑडिट के द्वारा 2018 में भी जो इन फ्लाइट टेस्टिंग की क्लियरेंस है वो दी गई थी। और अब यहाँ पर एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है। हालांकि अगला जो फेज होने वाला है उसमें कावेरी इंजन को एक फ्लाइंग टेस्ट बेड, जो कि संभावित है तेजस हो सकता है, उस पर टेस्ट किया जाएगा। और अगर सारी चीजें वैलिडेट कर ली जाती हैं तो फिर कावेरी 2.0 की शुरुआत होगी। और कावेरी 2.0 तकरीबन 90 से लेकर 95 टन या उससे ज्यादा का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, इसकी उम्मीद है। और अगर ये चीजें हुई तो भारत को एक स्वदेशी इंजन मिल जाएगा, जो कि तेजस जैसे एयरक्राफ्ट में यूज किया जा सकेगा। तो देखते हैं हमें आगे की अपडेट्स कब देखने को मिलती हैं। खैर, जब से ये खबरें सामने आ रही हैं तो यहाँ पर जो डिफेंस एंथुसियास्ट हैं उनके चेहरे पर काफ़ी खुशी है, क्योंकि हम सब जानते हैं एक जेट इंजन का महत्व क्या है। और जब से जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन डिलीवरी में डिले की है, हमें ये महत्व और भी अच्छे से समझ में आया है। हमारे अगली बड़ी अपडेट रही है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, जो कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन टैंक होने वाला है, ये भारतीय सेना के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इस समय प्रमोट किया जा रहा है। और इसमें स्पष्ट हो चुका है कि इस टैंक प्रोग्राम में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसी क्रम में जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, इन्होंने भी पार्टिसिपेशन की तैयारी पूरी कर ली है। शुरुआत में वो इन टैंक के लिमिटेड ऑर्डर्स को लेकर काफ़ी चिंतित थे, लेकिन आर्मी के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि तकरीबन 1650 यूनिट्स इन टैंक की खरीदी जाएगी, जो कि 5-500 के बैच में होंगी। और इसमें जो इंडस्ट्रियल बेसिकली सपोर्ट है प्राइवेट इंडस्ट्री से, उसको भारतीय सेना एक्सपेक्ट कर रही है। इसमें तकरीबन 80 से 90% जो इंडिजिनस कंपोनेंट है, इनको यूज किया जाएगा। तो तैयारियां काफी बड़े पैमाने पर है। देखना यह है कि फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल जो है ये कब तक तैयार होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।